हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ आगे भी आप अच्छे रहेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज अपन मिलते हैं। ओके, और आज का टॉपिक नहीं, एक तरह का अपना डिस्कशन है। ओके, हालांकि ये टू वे डिस्कशन नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, बल्कि डिस्कशन इसलिए है क्योंकि मैं इस तरह की चीजों को आपके सामने बोलने वाला हूं जो अभी रिसेंटली आपकी थोड़ी लाइफ में काम आएगी। ओके, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो या तो नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करना स्टार्ट करने वाले हैं या फिर नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ओके, इसके अंदर दो ही कैटेगरी के लोग हैं। ओके, इसके अंदर दो ही कैटेगरी के लोग हैं दोस्तों। एक तो वो है जो भी नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं जस्ट, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायी हो सकती है वीडियो। कैसे हो सकती है? क्योंकि उनको कुछ खोने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ पाने का मौका मिलेगा, है ना, यदि वो इस सिस्टम से चलते हैं। ओके, यानी एक तरह से ऑल ओवर में आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम आपके लिए क्रैक करना थोड़ा इजी हो जाएगा। यानी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्सेट क्रैक करने का मार्गदर्शन बताने वाला हूं, यानी एक तरह से एक पथ बताने वाला, एक रास्ता बताने वाला हूं कि आप इस रास्ते से होके गुजरेंगे तो आपका वहां तक का पूछने का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। दोस्तों, आप इसे समझ सकते हैं कि अपने को यदि कहीं पे भी 10 किलोमीटर कहीं जाना है, कभी आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि 10 किलोमीटर एक ऐसे रास्ते पे जाना है जिस रास्ते पे आप पहले 10 बार जा चुके हैं। ओके, और एक आपके पास एक ऐसा रास्ता है जिसके बारे में आपको किसी ने बता दिया है, पहले से गाइड कर दिया है, जिसके बाद आपको 10 किलोमीटर जाना है, और एक ऐसा रास्ता है जहां के बारे में आपको कोई गाइडेंस ही नहीं है। तो आप इजीली कौन से रास्ते पे सबसे पहले जा पाएंगे? उस रास्ते पे जिस रास्ते पे आप जा चुके हो। नंबर 2, फिर आप कौन से वाले रास्ते पे जा पाएंगे? जहां पे आपको अच्छा गाइडेंस मिल चुका हो। तीसरे नंबर पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिस रास्ते के बारे में आपको अच्छे से पता नहीं। क्लियर है? तो नॉर्सेट आपका वही एक रास्ता है, वही आपका एक मार्ग है जिसको मैं प्रस्त करने के लिए आपके पास में आया हूं। ओके, वो मार्ग प्रस्त करने की अपन बात करेंगे। यदि आप थोड़ा सा उसके कुछ रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करते हुए जाते हैं तो वहां तक जाने का जो आपका रास्ता है वो काफी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं पर अभी सिलेक्शन की कगार पे नहीं पूछे हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप कुछ ट्रिक्स को फॉलो करते हुए चलो। मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ओके, और कितने दिन तक पढ़ना है, इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करने वाले। ओके, तो सबसे पहले तो आप नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अपना डेडिकेशन घोषित करिए। यानी आप अपने आप को प्रिपेयर करिए कि नहीं, मुझे सच में ये करना है। क्योंकि देखो, सबसे ज्यादा और सबसे बुरी चीज वो होती है जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं भी इसको ट्राई कर लेता हूं। यदि आप ट्राई करने वाले मूड से जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल कंपटीशन का लेवल काफी हाई हो चुका है। इतना इजी सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशंस कहीं पे भी नहीं आती है कि वहां पे इतनी पोस्टें खुली थी और उसके बाद इतने ही लोग एग्जाम में बैठ पाए, इतनी पोस्टें खाली रह गई। ये सब चीजें बहुत टाइम पहले सुनने को मिलती थी, आजकल नहीं है ये सब चीजें। लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, कुछ हजारों भी नहीं, कुछ 100 सिलेक्शन होते हैं, यानी कुछ 100 पोस्टें होती है और लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। ओके, तो इतना इजी नहीं है, आपको सच में मेहनत करनी पड़ेगी। पर मेहनत करनी पड़ेगी, पर इतना हार्ड भी नहीं है मेहनत करना। आप यदि उसके लिए तैयार हो जाते हैं तो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये क्या है अपना, फर्स्ट पॉइंट अपना ये है कि एग्जाम के लिए आपका डेडिकेशन। ओके, एग्जाम के लिए डेडिकेशन। ओके, एग्जाम के लिए डेडिकेशन, आप कितना उसके लिए प्रिपेयर हैं। ओके, एग्जाम के लिए आप कितनी प्रिपेयर हैं। आपने क्या सोचा है? आपने या तो ऐसा सोचा है ना कि मैं एग्जाम के लिए कोशिश कर लेता हूं, हो गया तो ठीक है बिना पढ़े, नहीं तो नहीं। एक आपने ये सोचा है कि नहीं भाई, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे आज नहीं तो कल, पर मुझे तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला है। और आपने ये सोच लिया तो 50% सिलेक्शन की कगार पे तो आप उसी टाइम हो गए हो, क्योंकि आपका डेडिकेशन ही आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा दोस्तों। ओके, नंबर 2,
नंबर 2, उसके बाद आपने अच्छे से डेडिकेशन कर लिया, उसके बाद मैटर करता है कि आप किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहते हैं। ओके, यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे, मान लीजिए 5 लोग रह रहे हैं और उनमें से एक ऐसा कैंडिडेट है जो नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहा है और 4 लोग ऐसे हैं जो सच में पढ़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो दोस्तों वहां आपकी प्रिपरेशन कमजोर हो जाएगी। आप ऐसे ही लोगों के बीच रहे, ऐसे ही लोगों के बीच जो माहौल बना के रखिए, या ऐसे ही माहौल के बीच में रहिए जहां पे लोग प्रिपरेशन ही कर रहे हो, यानी आपके ही जैसे लोगों के बीच में रहिए। जो आपका टारगेट है उसी प्रकार के टारगेट के लोगों को साथ में लेकर रहिए, जिससे उन एक दूसरे से आप कंपटीशन करेंगे और बहुत जल्दी टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो फिर दूसरी चीज मैटर क्या करती है, आपका इन्वायरमेंट। आप किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये चीजें मैटर करती है। तीसरी चीज मैटर करती है कि आप कितने घंटे तक मेहनत कर रहे हैं। देखो, नोट सेट जैसी एग्जाम के लिए आप डेली आधी घंटा पढ़ के एग्जाम सेलेक्ट नहीं हो सकते। इसके लिए आपको मिनिमम, यदि आपका अच्छा खासा लेवल है, मान लीजिए आपका बेसिक क्लियर है, तो कम से कम आपको 5 घंटे पढ़ने चाहिए। यदि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको 8 से 10 घंटे की डेली प्रिपरेशन चाहिए। ओके, यानी मान लीजिए आपका बेसिक क्लियर है जिस स्टूडेंट का, वो 5 घंटे भी डेली पढ़ता है तो इनफ है। पर नोट बेसिक क्लियर, आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको 8 से 10 घंटे की प्रिपरेशन चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? कितने दिन के लिए चाहिए? कम से कम 4 से 6 महीने, कम से कम 4 से 6 महीने चाहिए ये प्रिपरेशन। यदि आपने 4 से 6 महीने अच्छे से दे दिए और 4 से 6 महीने अच्छे से डेडिकेटेड होके दे दिए और आज आपकी उससे पूरी जिंदगी अच्छी बनती है, तो मैं तो कहता हूं ये दे देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2-2 साल तक तैयारी करते रहते हैं, 3-3 साल तक तैयारी करते रहते हैं, 4-4 साल तक भी तैयारी करने वाले लोग भी मार्केट में मिल जाएंगे। ओके, तो भाई इतने टाइम तक स्ट्रगल कर रहे हैं, पर वो वैसे लोग हैं जो कभी 2 घंटे पढ़ते, कभी 1 घंटे पढ़ते, महीने में 30 दिन में से कभी 20 दिन पढ़ते, 15 दिन पढ़ते, तो उनके कारण से उनका ड्यूरेशन इतना आगे हो जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि भाई मैं 1 नंबर से रह गया, इस बार मैं 2 नंबर से रह गया। अरे भाई, 1 नंबर से रहता है वो भी फेल है और जो 20 नंबर से रहता है वो भी फेल है। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो फेल मतलब फेल होता है, आप सक्सेस नहीं हुए मतलब नहीं हुए। तो आप जो आधा टाइम दे रहे हो, डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटे पढ़ रहे हो, महीने में से 20 दिन ही पढ़ रहे हो, और उसके कारण से आपका सिलेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो लंबा हो रहा है, तो वो तो बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसा करने से अच्छा तो करो ही मत, करना है तो फुल डेडिकेटेड होके करो। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो जो टाइम देना है वो पूरा दो, इसके लिए फुली डेडिकेटेड रहो, जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी हो। ओके, तो 4 से 6 महीने का ड्यूरेशन कम से कम चाहिए ही चाहिए, जो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको 2 महीने अच्छे से प्रिपरेशन की सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे 6 महीने की जगह उनको 8 महीने लग जाते हैं, कई बार 10 महीने लग जाते हैं, कई बार वैकेंसी नहीं आई उस ड्यूरेशन में, तो उसके कारण से भी टाइम लग सकता है। पर आप मैक्सिमम ड्यूरेशन ऐसे मान के चलिए कि 1 साल से ऊपर आपका टाइमिंग नहीं निकलना चाहिए। हालांकि ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनको कभी कोचिंग की भी नीड नहीं हुई, जिनको कोचिंग की कभी जरूरत ही नहीं हुई, पास आउट ईयर में सिलेक्शन हो गया। पर वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो फर्स्ट ईयर से ही डेडिकेटेड हो गए थे, जो फर्स्ट ईयर से या फिर नर्सिंग के अंदर गए इसलिए थे कि अपने को सिलेक्शन चाहिए, भाई अपने को एम्स चाहिए, अपने को एम्स चाहिए, एम्स का सपना देख के गया है, तो उसने 4 साल सिर्फ कॉलेज नहीं किए, उसने 4 साल उसी नोट सेट के बेस की प्रिपरेशन की है उसने, और पास आउट होते ही सिलेक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऐसे, पर कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका नहीं भी हुआ तो भी आज से आप डेडिकेटेड हो जाइए। ये सिर्फ 4 से 6 घंटे का, यानी 5 से 8 घंटे का टाइम निकालिए और 4 से 6 महीने तक प्रिपरेशन करिए। अच्छे से डेडिकेटेड रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रिपरेशन हो ही जाएगी और सिलेक्शन भी हो ही जाएगा। अभी 80-20 जैसी सिचुएशंस है, आप थोड़ा सा डिफरेंस मान सकते हैं कि गर्ल्स है तो उसको थोड़ा कम की जरूरत है, मेल को थोड़ा सा ज्यादा, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस वाली कहानी नहीं है दोस्तों। आप ऐसे समझ के चलो, उन चीजों को सोचना ही नहीं है, 80-20 को आपके माइंड में लाना ही नहीं है। आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज लानी है, मुझे सिलेक्शन लेना है। मान लीजिए इस प्रकार के नेगेटिव कंसेप्ट आप माइंड में लाएंगे तो और कमजोर हो जाएंगे। मान लीजिए कहीं पे 1000 पोस्टें आई है, 1000 पोस्टें आई है, तो आपको सिर्फ इतना मानना है कि इसके अंदर मेल की 200 पोस्टें हैं, तो
तो आप सिर्फ इतना मान लीजिए कि 1000 पोस्टें नहीं है, 200 मेल की है, 200 फीमेल की है। आप ये समझो कि 1000 पोस्टें नहीं आई भाई, 400 पोस्टें आई है जिसके लिए मुझे एग्जाम में तैयारी करनी है। आप क्यों सोचते हैं कि 80 पोस्टें है इसके अंदर? नेगेटिव सोचना ही बंद कर दीजिए, सब कुछ पॉजिटिव सोचो। अपनी जिंदगी में सब कुछ वो होता है जिस तरह की चीजें अपन सोचते हैं। आपके मन के अंदर जिस प्रकार के विचार आएंगे, आपके सराउंडिंग में जिस प्रकार की चीजें होगी, आपके जीवन में भी उस प्रकार की चीजें चलने लग जाएगी। ओके, यानी आप कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजों को सोचेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जगह बना ही लेगी, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को नेगेटिव कर ही देगी। तो आप नेगेटिव सोचिए ही मत, आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें सोचिए। ओके, ये चीजें हो गई। इसके बाद बात करते हैं अपन की क्या पढ़े अपन, है ना? तो उसके लिए दोस्तों जिनके अच्छे कंसेप्ट क्लियर है, देखो वो जमाना जा चुका है दोस्तों कि कुछ प्रीवियस एग्जामों के एमसीक्यू डिस्कस कर लिए, एमसीक्यू निकाल लिए, जिनमें से कुछ पेपर एडिटेड आ जाएगा और अपना सिलेक्शन हो जाएगा। वो जमाना जा चुका है। आजकल आप देखते हैं नोट सेट जैसी एग्जाम में नए क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, प्रीवियस एग्जामों के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। पहले ऐसे होता था, आपने देखा होगा टारगेट हाई, पीआर यादव, इनमें प्रीवियस एग्जामों के पेपर है दोस्तों, उनसे सिलेक्शन आजकल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एजीडीज क्वेश्चन नहीं आते, आजकल नए क्वेश्चन फॉर्म होते। पहले क्या होता था, 100 क्वेश्चन आते, 100 में से 80 क्वेश्चन प्रीवियसली कहीं ना कहीं वैसे के वैसे क्वेश्चन आते, 20 क्वेश्चन नहीं बनते थे। आजकल ऐसा है 10 क्वेश्चन एजीडीज आ सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम के आ सकते हैं। 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नए फॉर्म होंगे, लैंग्वेज से नए क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों जब ऐसा कंसेप्ट आ ही गया है तो आप अकेले एमसीक्यू पे फोकस ना करके थ्योरी पढ़िए। तो आप थ्योरी पढ़ के उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो मैं सीधा सा कंसेप्ट एक ही चीज जानता हूं कि आपने एक भी एमसीक्यू नहीं पढ़ा, सिर्फ थ्योरी पढ़ी और अच्छे से पढ़ ली तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, पर अकेली एमसीक्यू से सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों पढ़िए, लेकिन पहले थ्योरी पे फोकस करिए, फिर एमसीक्यू पढ़िए। ओके, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि डेली कुछ थ्योरी पढ़ रहे हैं और उसके बाद शाम को सोते समय अपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, ऐसा भी हो सकता है। पर दोस्तों आप अकेले एमसीक्यू पे कितने ही लंबे टाइम तक टिके रहे, आज के टाइम सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन का लेवल काफी ज्यादा हो चुका है। ओके, तो अकेले एमसीक्यू पे आप फोकस ना करिए, आप क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करेंगे, थ्योरी उसके बाद एमसीक्यू पढ़ेंगे। और एग्जाम टाइम पे रिवीजन जरूरी है। देखो हर जो चीज है एग्जाम टाइम पे रिवीजन भी जरूरी है। मान लीजिए आपने कोई चीज आज पढ़ी और 6 महीने बाद एग्जाम देंगे, वो चीज आपको याद ही नहीं रहेगी। हर चीज रिवीजन मांगती है, हर चीज रिवीजन मांगती है दोस्तों। आज आपने जो चीजें पढ़ी है, आज आपने किसी चीज को पढ़ने में मान लीजिए 1 घंटा लगा है, आप 3 दिन बाद में उसका रिवीजन करिए। जो 1 घंटे में पढ़ी थी वो 15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। आप 1 महीने बाद फिर दोबारा उसका रिवीजन करिए, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको उसको रिवाइज करने में, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे दोस्तों। यदि आपने 2 बार किसी चीज को पहले पढ़ा हुआ है और स्टार्टिंग में 1 घंटा लगे था, वो 5 मिनट के अंदर आप रिवाइज कर लेंगे। पर हर चीज को रिवीजन चाहिए, हर प्रकार का एक शेड्यूल बना लीजिए कि आप यदि इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट को अपन ने इन 10 दिनों में कंप्लीट कर दिया, उसके बाद कुछ दिनों बाद पूरे सब्जेक्ट को 10 दिन में जो कंप्लीट हुआ था उसको 1 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। बल्कि रिवीजन जरूरी है। आप हर चीज का एग्जाम देने से पहले 2 से 3 बार रिवीजन हो जाना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। बिना रिवीजन किए हुए चीजें परमानेंट मेमोरी में कभी नहीं जाएगी। आप फर्स्ट टाइम में जो भी चीजें पढ़ते हैं वो शॉर्ट टाइम मेमोरी के अंदर जाती है, परमानेंट मेमोरी में वही चीजें जाएगी जिनका रिवीजन हो चुका होगा, जिनका किसी से डिस्कशन हो चुका होगा। ओके, इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट, उस प्रकार के लोगों के बीच में रहिए जो लोग आपका जैसा ही काम करते हैं। तो दोस्तों उनसे क्या कर सकते हैं आप, डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन भी एक बहुत अच्छा है। ओके, देखो कभी भी अपना इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट है, 20+ सब्जेक्ट है दोस्तों। ओके, 20+ सब्जेक्ट है और सारे सब्जेक्टों से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो जब इतने सारे सब्जेक्ट है तो उन सब्जेक्टों से क्वेश्चन भी सबसे आते हैं, तो इतनी सारी चीजों को रटा तो नहीं जा सकता। तो क्या हो सकता है, इन सभी चीजों को कंसेप्ट बेस पढ़िए। जैसे एक मूवी देखने जाते हो 3 घंटे तक उसकी स्टोरी माइंड में क्रिएट हो जाती है ना, वैसे एक बुक का टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो माइंड में स्टोरी क्रिएट हो जानी चाहिए। उनको कंसेप्ट बेस देखो, उनके कंसेप्ट निकालो। कोई रीडिंग करने से कभी प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल होनी चाहिए, कंसेप्ट बेस होनी चाहिए। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं कि क्या पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों वो भी जमाना जा चुका है। पहले क्या होता था, कुछ 5-6 सब्जेक्ट ऐसे होते थे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते।
आते थे। ओके, और जैसे अपन देखते थे कि पहले आज से 4-5 साल पहले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ऐसा सब्जेक्ट था जहां से 50% पेपर उसी से बनता था, और 50% के अंदर फंडामेंटल है, ओबीजी है, पीडिया है, ओके, ये सारे सब्जेक्ट मिलके उसको बना देते थे, कम्युनिटी है। लेकिन दोस्तों नहीं, आज के टाइम 20+ सब्जेक्ट है, सारे के सारे सब्जेक्टों में से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, रिसर्च, मैनेजमेंट, एजुकेशन, सोशियो, साइको, ये इस प्रकार के जो सब्जेक्ट थे वो कभी क्वेश्चन आते नहीं थे पहले, पर आजकल इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आते होंगे या इसको मैं ना पढ़ूं, नहीं, आपको सबको पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है दोस्तों सिलेक्शन के लिए। मान लीजिए उन ऐसे सब्जेक्ट जहां से क्वेश्चन आते हैं पर उनको नहीं पढ़ा और वहां से 30 क्वेश्चन आ गए, तो आपको पेपर में सिर्फ 70 नंबर का जो पेपर है उसी के कंपटीशन में हो, 30 नंबर के तो पेपर के कंपटीशन में ही नहीं हो। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को डिनाई ना करें, क्या पढ़े अपन, आप सारे के सारे सब्जेक्ट को पढ़े। ओके, सारे के सारे सब्जेक्ट को पढ़े। ओके, ऑल सब्जेक्ट आप पढ़े। ओके, क्लियर है, ये सब चीजें भी हो गई। इसके बाद जब एग्जाम लगती है तो एग्जाम टाइम के अंदर कुछ पेपर की प्रैक्टिस करें। जैसे मान लीजिए एग्जाम में 2 घंटे का पेपर है और उसमें आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो इससे अच्छा है एग्जाम देने जाने से पहले कुछ टेस्ट वगैरह चलती रहती है आजकल, तो वहां से 5-10 पेपर को टाइम मैनेज करके पेपर दीजिए कि मुझे 2 घंटे में इतने क्वेश्चंस है जिनको अपने को करना ही करना है। ओके, तो जिससे आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जीवन की जो पहली एग्जाम होगी वो तो सिर्फ सीखने के लिए होगी। ओके ना, यदि मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने नोटसेट का एक बार भी एग्जाम नहीं दिया, तो उनके पहले इस प्रकार के पेपर भी नहीं दिए हुए, तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो आपके लिए वो एग्जाम सीखने लायक ही होगा। ओके, तो इससे अच्छा है कुछ पेपर पे आप प्रैक्टिस करके जाओ जिससे कि आप अच्छे से सीख पाओगे। ओके, तो आशा करता हूं ये सब चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल मिली होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर नर्सिंग ऑफिसर।